नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। इधर कई दिनों से मैं फिर आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया था और शुभचिंतकों ने तमाम इसमें कयास भी लगाए और ये अनुरोध भी किया कि आप कम्युनिटी में अपडेट कर दिया करें कि आखिरकार आप क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल मैं बाहर गया था, मुझे 2 दिन में ही वापस आना था। मैंने सोचा अब आ जाऊंगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में 4-5 दिन लग गए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भावनाओं और आपकी चिंता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की घटना या आज का वाकया ये शुरू होता है कानपुर से। कानपुर में बर्रा थाने में 18 फरवरी को नेशनल हॉस्पिटल, बर्रा के नेशनल हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स शालिनी, वो चूंकि अलग रहती थी परिवार वालों से, कई दिन से उसकी माँ के पास उसका फ़ोन नहीं आया। तो उसकी माँ ने हॉस्पिटल में जाके पता किया तो पता ये लगा कि वो 8-10 दिन से नहीं आ रही है। वो दामोदर नगर इलाके में किराए के मकान में घर वालों से अलग रहती थी। अलग रहने के पीछे जो उसने लॉजिक घर वालों को बताया था कि बर्रा के उसके घर से अस्पताल दूर पड़ता है, जिससे उसको दिक्कत होती है, इसलिए वो दामोदर नगर में एक अलग रूम लेकर रहती है। देर रात आना, कभी नाइट की ड्यूटी, कभी दिन की ड्यूटी, घर वाले इससे डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो अलग रहने लगी थी। जब 10 दिन तक उसका कोई पता नहीं लगा, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, अस्पताल वालों ने कोई क्लू नहीं बताया, तो हार मानकर घर वाले बर्रा थाने पहुंचे और गुमशुदगी लिखवाई। शालिनी के भाई बार बार थाने का चक्कर लगाते रहे अपने अलग से प्रयास से। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी उस दामोदर नगर में वो जहाँ रहती थी उसके आने जाने के रास्तों का सीसीटीवी फुटेज निकाला और पुलिस वालों को दिया कि इसमें वो हेड कांस्टेबल मनोज के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस के पास 100 बातें होती हैं बताने के लिए, कह रहे गई होगी, कोई शिकायत रही होगी, पुलिस जांच करने गई होगी। तो ये हुआ कि साहब ये तो वहाँ तैनात भी नहीं है, ये कौन सी जांच करने गया और क्यों उसके साथ जा रही है। पुलिस वालों ने कहा इसमें जोर ज़बरदस्ती करके ले जाने वाली बात तो सीसीटीवी में नहीं समझ में आ रही है, आप और ढूंढिए। पुलिस इसी तरह से टाल मटोल करती रही। थाने पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो डीसीपी रविंद्र कुमार के पास ये पूरा परिवार पहुंचा, डीसीपी साउथ के पास, और उनसे बताया कि साहब हम लोग इतने दिन से चक्कर काट रहे हैं, करीब 1.5 महीने हो गया, पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है, एक भी कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है पुलिस। हम उसको सीसीटीवी भी दे रहे हैं कि ये हेड कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ वो जाती हुई दिखाई पड़ रही है और उस सीसीटीवी कैमरे में वो अपने जाने के बाद कभी भी अपने घर की तरफ आती हुई नहीं दिखाई पड़ी, न ही घर से निकलते हुए दिखाई पड़ी। ये उसकी अंतिम लोकेशन थी और अंतिम लोकेशन की तिथि भी 8 फरवरी 2023 थी। कृपा करके मेरी बहन का पता किया जाए और इसका जो हेड कांस्टेबल है इससे बुलाकर पूछताछ की जाए कि वो किस वजह से मेरी बहन के साथ वो वहाँ से उसके घर से निकला था। इसी बीच एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के कुएं में जब आसपास लोगों को, कुआं चूंकि बस्ती से अलग एक बगीचे में था, तो आसपास के लोगों को जब कुएं से बहुत दुर्गंध आने लगी, पुलिस को
इत्तला की गई, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कुएं में से एक नवयुवती का शव बरामद किया। शव लगभग 10-12 दिन पुराना था, पूरी तरह से सड़ गल गया था और चेहरा पूरी तरह विकृत था। विकृत चेहरे से भी ये पता लगाना मुश्किल था कि ये कौन हो सकता है। पुलिस ने अपने प्रयास किए, फ़ोटो छपवाई, इश्तहार छपवाया, उसका अखबारों में छपवाया, लेकिन कोई पता नहीं लगा। हालांकि एटा और कानपुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एटा की पुलिस ने प्रयास किया होता तो भी शायद घर वाले उसको पहचान लेते, या फिर कानपुर की पुलिस ने, बर्रा पुलिस ने प्रयास किया होता तो शायद बर्रा वहाँ जो बरामदगी हुई थी अज्ञात लाश की, तब भी शायद ये बात पहचान में आ जाती। बहरहाल डीसीपी साउथ ने अपनी टीम उसमें लगाई और महिला के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकाली गई। महिला के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर में उसकी अंतिम लोकेशन अयोध्या दिखी। पुलिस ने अपनी सारी तफ्तीश अयोध्या की तरफ मोड़ दी। अयोध्या के सभी थानों में ये सूचना कि कोई अज्ञात महिला की लाश मिली हो, अयोध्या से आगे के जिलों में सब जानकारी, सब पुलिस ने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन कोई फ़ायदा अयोध्या और उसके आसपास की छानबीन से नहीं मिला। फिर पुलिस ने सीडीआर की गहन जांच की तो ये पाया कि बहुत बड़ी संख्या में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल मनोज कुमार हेड कांस्टेबल के पाए गए। वो जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो मनोज कुमार वापस थाने पर बुलाया गया। अब थाने पर सब संगी साथी सिपाही हैं, आप समझ ही सकते हैं कि किसी श्रेणी की पूछताछ संभव नहीं थी। बहरहाल कोशिश की गई और उससे बातचीत करने की। उसने बताया कि हाँ, हमारे संबंध थे, लेकिन इधर बहुत दिनों से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। पुलिस ने उसमें धीरे धीरे उसके जो मोबाइल की सीडीआर थी उसकी और गहनता से जांच की तो उस दिन, यानी जिस दिन की सीसीटीवी फुटेज में वो शालिनी का भाई जो बार बार दिखाता था कि ये देखिए मनोज के साथ निकली हुई है, उसी दिन से एक और नंबर बराबर उसके कांटेक्ट में रहा। ये नंबर था राहुल नाम के आदमी का, सचेंडी के राम सिंह पुरवा का रहने वाला राहुल, जो मनोज का दोस्त था। पहली फुर्सत में तो जब उससे नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने कहा साहब कोई पीड़ित, प्रताड़ित और दरखासिया, इनका किसी का नंबर होगा, आप चेक कर लीजिए, मैं इस नंबर को नहीं जानता। लेकिन पुलिस जब फिजिकल वेरिफिकेशन करते करते राहुल तक पहुंची, राहुल को थाने पर लाया गया, राहुल से पूछताछ शुरू हुई। राहुल को ऐसा लगा कि ये पुलिस एक भाई हैं, लगता है कि मनोज ने सब कुछ पुलिस को बता दिया है। फिर थोड़ा स्वागत सत्कार भी हुआ, फिर पुलिस ने अपना काम भी किया, श्रेणीबद्ध पूछताछ भी हुई। उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि किस किस तरह से मनोज ने उससे मदद मांगी थी और कैसे मैंने उसकी मदद की थी। उसकी पूरी बात फिर मनोज से उसको क्रॉस चेक कराया गया। मनोज को बताया गया कि ये सब चीज़ें जो आई हैं वो सब तुम्हारे अगेंस्ट गई हैं, और अगर अब भी तुम सच न बता पाए तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमे में तुम्हें जेल भेजा जाएगा। जब मनोज को लगा कि सारी पोल पट्टी खुल गई है तो उसने वही बात बताई जो कि राहुल ने बताई थी। ये पता लगा कि जब वो बर्रा थाने में तैनात था तभी वो शालिनी के संपर्क में आया था। शालिनी के साथ काम करने वाली एक नर्स का एक्सीडेंट हुआ था नेशनल हॉस्पिटल के से 10-20 कदम की दूरी पर, और उस समय मनोज की ड्यूटी वहीं पर, वो मोटरसाइकिल मोबाइल जो होती है उस पर थी। सूचना आई, वो फ़ौरन मौके पर पहुंचा, उसको वहाँ प्रारंभिक जांच पड़ताल की,
साथ की सब नर्सें उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गई थीं। वहाँ उसका बयान नोट किया और उसी बीच में शालिनी के संपर्क में आ गया और धीरे धीरे उसके यहाँ आवाजाही शुरू हुई और संबंध इन दोनों के बन गए। घर पे भी इसकी हल्की फुल्की सुगबुगाहट हो गई। शालिनी के घर पे लोगों ने कुछ ऐतराज़ करना शुरू किया तो शालिनी ने घर पे कहा कि ऐसा है, वो मुझे परेशान करता है। और तभी उसके 10 दिन बाद दामोदरपुरवा में उसने एक अपना अलग मकान ले लिया कि मुझे रात बिरात आना होता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, मैं वहीं से अपनी नौकरी पर आया जाया करूंगी और किसी तिथि त्यौहार पे मैं घर आकर अपनी माँ से मिला करूंगी। और लगभग हर दिन उसका फ़ोन उसकी माँ के पास आता था और माँ और भाइयों के संपर्क में वो बराबर बनी हुई थी। डीसीपी साउथ श्री रविंद्र कुमार ने ये भी बताया कि मनोज के जो एंटीसीडेंट्स हैं महिलाओं के संबंध में वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। एक इंस्टांस जिसमें वो सस्पेंड हुआ उसके बारे में बताया गया कि जब यह घाटमपुर थाने में तैनात था तो वहाँ नगर पालिका परिषद घाटमपुर की किसी महिला कर्मचारी से इसके संबंध हो गए और उसके पति ने जब इसका विरोध किया तो इसने पति से बहुत बुरी तरह से मारपीट की। जांच हुई, अधिकारियों ने जांच की, गलती मनोज हेड कांस्टेबल की पाई गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद जब वो रीइंस्टेट हुआ तब से वो पुलिस लाइन में ही तैनात था। इस बीच में शालिनी का उसके यहाँ आना जाना, उसका शालिनी के यहाँ आना जाना, मैंने बताया वो अकेली रहती थी। धीरे धीरे शालिनी ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया और ये कहा कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। जैसे ही मनोज को ये लगा कि अब ये गले पड़ने ही वाली है, उसने फौरन राहुल से इस अपनी परेशानी को शेयर किया कि देखिए वो नर्स है, पढ़ी लिखी है, चालाक है, कल को वो मुझे कहीं न कहीं फंसा देगी और फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। बेहतर ये है कि इसको ठिकाने लगा दिया जाए। दोनों ने आपस में तय किया। इसके पास अपनी एक 4 व्हीलर थी और 8 फरवरी 2024 को शालिनी को उसने वहीं बर्रा के पास किसी जगह पर बुलवाया, चौराहे पर उस पर बिठाया और कहा आज शॉपिंग करने चलना है। जैसे ही वो शहर के बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा, शालिनी को शक हुआ और शालिनी ने कहा कि ये तो दूसरा रास्ता तुम ले आ रहे हो। इसी में राहुल गाड़ी चला रहा था, मनोज ने उसका गला दबा दिया। गला दबा के ये लोग 80-90 की स्पीड में चलते रहे ताकि इसके जिंदा होने के कोई चांसेस न बचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद, क्योंकि गाड़ी चल भी रही थी, सीने पे सवार होकर गले का दबाना, फिर उसका बेहोश होना, फिर ऐसा लगता था कि नहीं इसे होश में है अभी वो, फिर दबाना, फिर उसकी चुन्नी से उसका गला दबाना। लगभग 1 घंटे बाद दोनों ही इस बात से मुतमईन हो गए कि अब इसमें जान नहीं बची है। मनोज उस समय वर्दी में था, यानी गाड़ी वर्दी में चला रहा था। उसकी लाश को पीछे जहां पैर रखने की जगह होती है वहां पर रखकर डिग्गी में रखी हुई कुछ बोरियों से उसको ढक दिया और कानपुर से सीधे ये एटा पहुंचा। एटा के जैथरा थाने, चूंकि वहीं आसपास का वो रहने वाला था, उसे वहाँ के कुएं, वहाँ की खाई, नदी नाले सब का पता था। एक बाग में स्थित एक कुएं के भीतर पहले पत्थरों से उसका सिर, उसका मुंह बुरी तरह से कुचला और फिर उसी कुएं में फेंक दिया। फेंक के वहाँ से सीधे वापस आया और पुलिस लाइन में अपनी आमद करा दी। जिस समय ये पूरा कांड किया उस समय वो ड्यूटी पर था। पुलिस लाइन से रवानगी करा के फलां चौराहे की ड्यूटी या फलां बीट की ड्यूटी में गया, उसी में पूरा काम किया। वर्दी पहने पहने गाड़ी में गया ताकि कभी पुलिस कोई चेक न करे। पुलिस जैसे ही वर्दी में ड्राइवर को देखती थी वो जाने का इशारा कर देती थी, कोई चेकिंग नहीं हुई। लाश को डिस्पोज ऑफ करके वो आके अपना पुलिस लाइन की ड्यूटी जैसे पहले कर रहा था करता रहा। करीब 3 महीने 10 दिन बाद जब राहुल और मनोज से डिटेल पूछताछ हुई
तो फिर उन लोगों को ले जाकर उसी कुएं के पास उसने खड़ा किया कि साहब मैंने इसी में इसकी बॉडी को डाला था। तब जयथरा थाने वालों ने बताया कि हाँ, करीब 10 दिन बाद 18 या 19 फरवरी को एक बॉडी यहाँ से रिकवर हुई थी। उसकी फ़ोटोग्राफ दिखाई। घर वालों ने कपड़ों से पहचान लिया कि ये शालिनी ही है। यानी आप देखिए कि वो एक मर्डर किया, मर्डर करने के बाद बॉडी को एटा के कुएं में फेंका, बावर्दी दुरुस्त होकर। उसका फ़ोन उसी समय स्विच ऑफ कर दिया था, इसीलिए वो फ़ोन कानपुर से थोड़ा बाहर निकलते ही स्विच ऑफ हो गया था। और जब उसकी बॉडी को फेंक दिया, वापस कानपुर पहुंचे तो राहुल को वो फ़ोन लेकर अयोध्या की तरफ भेज दिया, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि अयोध्या के आसपास 10-20 चक्कर लगाना, उस समय मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन रखना। अगर कोई कॉल आती है तो एकदम से उसे रिसीव करके एकदम से काट देना ताकि उसकी लोकेशन मिल जाए, और फिर उसे जाते समय उसी नदी में, सरयू नदी में उसे पुल से फेंक देना, फेंक के वापस आ जाना। ये सब घटना उसी 8 तारीख की है। घर वालों ने 10 दिन बाद गुमशुदगी लिखवाई। पुलिस उसी लोकेशन के आधार पर उसे तलाशती रही। सरयू में भी तलाशा, वहाँ सारे थानों के रिकॉर्ड्स में भी तलाशा, लेकिन इतनी चालाकी, वही अपना पुलिस का दिमाग लगाया उसने हत्या में भी, और चालाकी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पुलिस ने इन दोनों को अभी इसी 18 मई 2024 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, जब ये घर वालों से पूछताछ हो रही थी शालिनी के, तो शालिनी के घर वालों ने जब इस पर आपत्ति हुई कि बहुत ज़्यादा उसके साथ देखी जा रही है, लोग बता रहे हैं कि हमेशा वो एक हेड कांस्टेबल के साथ घूमती है। घर वालों ने हेड कांस्टेबल का पता किया, पता लगा ये मनोज है, हेड कांस्टेबल मनोज। भाई ने उसके बारे में भी पता किया, तो यही पता लगा कि वो महिलाओं के ऊपर या महिलाओं से अनैतिक संबंधों के कारण इसके पहले वो कई बार सज़ा भी पा चुका है, और बहुत लंबे समय तक वो सस्पेंड भी रहा है। घाटमपुर की उस घटना में, जिसमें नगर पालिका परिषद की एक कर्मचारी के साथ उसने संबंध किए थे, पति के ऑब्जेक्शन करने के बाद पति की लाठी डंडों से पिटाई की थी। वही अपना पुलिसिया हनक, वर्दी का रुतबा कि तुम्हारी बीवी से हम छेड़छाड़ करेंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले। फिर जांच हुई, सस्पेंड हुआ। सस्पेंशन के बाद उसकी पोस्टिंग नहीं दी गई कि थानों पे जाएगा फिर यही करेगा। पुलिस लाइन में पोस्ट हुआ, लेकिन पुलिस लाइन की पोस्टिंग के समय उसने हत्या जैसा बड़ा अपराध कर दिया। तो शालिनी को भी ये बात पता थी कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी वो उसके साथ रही, लिव इन में रही, अलग रूम लेके रही और रहती रही। पढ़ी लिखी थी, तनख्वाह भी लगभग दोनों की, नर्स थी थोड़ा कम होगी, लेकिन तनख्वाह इतनी मिलती थी कि अपने घर वालों का गुजारा कर सके। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मनोज के उसे झांसे में, उसके झूठ में, उसके सफ़ेद झूठ के फंदे में वो फंसी और अपनी जान उसको देनी पड़ी। जब उसको ये लगा कि अब घर वाले भी जान गए हैं, हॉस्पिटल वाले भी जान गए हैं, पास पड़ोस में हल्ला भी हो गया है, तब उसने मनोज पे दबाव बनाना शुरू किया कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैं आपको तमाम एपिसोड में अपराध की घटनाओं में ये बता चुका हूँ, लिव इन रिलेशन में रहने वाले और इस तरह के संबंधों वाले मामले में जब लड़की या महिला शादी के लिए दबाव बनाती है तो वो जान से जाती है, क्योंकि लड़के को, यानी इस केस में मनोज को ये नागवार गुजरा कि ये रिश्ता तो मौज मस्ती का है, शादी करके कौन गले में बांध के घूमेगा।
ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया है मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने, कि यही मेल मेंटेलिटी है कि जब तक हो सके मौज मस्ती, और जब ऐसा लगे कि नहीं ये गले पड़ने वाली है तो भागने का रास्ता ढूंढना, या तो खुद भाग जाना या सामने वाले की जान ले लेना, रास्ते से हटा देना। पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर मनोज ने शालिनी का किया था, पूरा प्लान बना के किया था कि अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ किया, उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ किया, लिखा पढ़ी में वो ड्यूटी पर था, किसी एक चौराहे पर उसकी ड्यूटी थी, उसी चौराहे पे लिखा पढ़ी में बना रहा, उसी समय बुलाया, गाड़ी में मार दिया, मोबाइल ऑफ कर दिया, और मैनेज आसानी से हो जाएगा मामला इसलिए अपने ही थाना क्षेत्र के कुएं में डाल दिया। वहाँ चला जाऊँगा, बातचीत करूँगा, घर वालों को भेजूँगा, लोकल जो नेता परेता हैं उनको भेजूँगा, और मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं नौकरी करता रहूँगा। दोस्त को उसके मोबाइल लेके पुलिस को भटकाने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान इन्वेस्टिगेशन तो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर करते हैं, लेकिन साथ में सिपाही ज़रूर होते हैं, तो उसको इन सब बारीकियों का पता था कि पुलिस सीडीआर में उसकी लोकेशन के पीछे भागेगी, और हुआ भी वही। पुलिस उसी लोकेशन के पीछे भागती रही, अयोध्या में बहुत समय बर्बाद किया, अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में, और यही वजह है कि ये हत्या करने वाले दिन से लगातार हत्या भी वर्दी पहनकर की, लाश को डिस्पोजल भी वर्दी पहन के किया, लौट के अपनी आमद यानी जो अराइवल है पुलिस लाइन में वो भी वर्दी में किया, और उसके बाद उसी वर्दी में 3 महीने 10 दिन तक नौकरी करता रहा। इसलिए ये बात हमेशा इस तरह के संबंधों में जो भी हैं, खासकर लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि आपको अपने दिमाग का, अपने आईक्यू का या अपने एक्सपीरियंस का या जानकारी हासिल करके जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उससे ऐसे संबंधों में जाने से पहले ये देख लें कि ये संबंध टाइम पास तो नहीं है, वास्तव में ये संबंध लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, और तभी कदम आगे बढ़ाइए। लिव इन रिलेशन के बारे में बहुत ही खराब अनुभव मेरा है। मेरा का मतलब जो जितने मैंने आपको एपिसोड्स बताए हैं लिविंग रिलेशन के बाद होने वाले अपराधों के बारे में, कि 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिविंग रिलेशन, जिसके लिए कहा जाता है साहब एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे तब शादी करेंगे। अरे भाई, अच्छे से समझने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बहुत हैं। 10 साल अच्छे से समझने के लिए अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है, उसके मन में पाप है। इतने लंबे समय से एक दूसरे, अगर शुरुआत में ही शादी की बात हो जाए और ऐसा लगे कि शादी की बात पे ना नुकर हो रही है, तो फौरन ऐसे संबंध से बाहर हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि दूसरा यानी वो लड़का इस संबंध को सिर्फ मौज मस्ती के संबंध के रूप में ले रहा है, और वो रिलेशन कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, जैसा आज की घटना में हुआ। बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। शुरू से ही चूंकि उसकी आदत थी, उसकी हैबिट हो गई थी, वो बार बार ऐसा करके साफ निकल जाता था, और ये बात पता भी थी शालिनी को, फिर भी वो इस गंदे चक्रव्यूह में पड़कर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसलिए आप ये उसका नीरछीर विश्लेषण कर लें कि आप जिससे भी संबंध में हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है या टाइम पास है, और ये विश्लेषण शुरू में ही कर लें, इसमें वक्त जाया न करें। 1-2 साल का समय बिल्कुल नहीं लगता है। 2 महीने, 3 महीने, अगर बहुत फ्रीक्वेंट नहीं मिल पा रहे हैं तो 2-3 महीने, वरना रोज़ मिल रहे हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आपको ये सब पता लग जाएगा, एक दूसरे को आप समझ लेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।